एक 1932 का सर्वे, एक 1954 का सर्वे, एक 1964 का सर्वे। 1964 का जो सर्वे है वो अंतिम सर्वे है। हम ये नहीं कहते कि केवल 1932 को लागू कीजिए। आप जिस जिला में जैसा सर्वे हुआ है 1932 को डेडलाइन मानते हुए जैसा सर्वे हुआ है, आप वहां अंतिम सर्वे 1964 तक जाइए और जो झारखंडी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, परिभाषित कीजिए। ये हो सकता है, पॉसिबल है। और अगर ये नहीं हो पाता है तो एक उदाहरण और हम देते हैं। आंध्र प्रदेश अनुच्छेद 371 का डी में उसको बनाकर आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है। आप भी झारखंड के जो 9वीं अनुसूची की बात किए हैं उसमें एक स्पेशल प्रोविजन बनाया। दादा कचहरी थोड़ा समझ लीजिए ना, ये सीखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले वो 371 डी का प्रोविजन बनाया जाए और 1932 लागू हो सकता है। इसलिए लड़ाई में कभी टूटिएगा नहीं, कभी फूटिएगा नहीं। और दूसरी बात, 1932 का खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनता है तो मोतीलाल महतो आज बॉन्ड लिख कर दे रहा है कि झारखंडियों का भला यार 80 सालों तक 100 सालों तक नहीं हो पाएगा। ये 1932 का खतियान ही है जो हमें बाहरियों को यहाँ आने से रोकेगा। ये घोरना है, ये टाटी है, ये दरवाजा है। जब तक इसको लगाएंगे नहीं, जब तक इसको घोरेंगे नहीं, तब तक संभव नहीं है। अब बात करते हैं संवैधानिक कैसे है। तो जब 66वां संविधान संशोधन जब 1990 में हो रहा था तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट को 9वीं अनुसूची में डाला गया और जिस दिन से उठाया 9वीं अनुसूची में उसी दिन से संवैधानिक हो गया। क्यों? क्योंकि 1960 का सर्वे के आधार पर ही 1932 का सर्वे किया गया। तो ये संवैधानिक हुआ कि नहीं हुआ? और लोग कहते हैं कि लागू हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। लोगों ने कहा कि अनुच्छेद 371 खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आज देखिए अगर अनुच्छेद 370 खत्म होता है तो संविधान भी खत्म हो जाएगा। देखिए आज अनुच्छेद 370 को भी हटाया गया और संविधान भी बचा रहेगा, तो 1932 भी लागू हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, क्या खतियानी आधार मान के क्या नियोजन नीति बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है। हम खतियान से कुछ नहीं कह रहे हैं, खतियान से केवल यही कह रहे हैं कि हमें आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी है कौन, और जिनके हाथों में खतियान है वही झारखंडी है, साफ शब्दों में। उसके बाद अब नियोजन का नियम बनाइए। नियोजन का नियम में क्या बनाना है कि 100 में 90 नौकरियां जो अगर सी और डी के निकलेगी तो 90 नौकरियां हमारे होंगे। और ऐसा नहीं कि एक झारखंड ही मांग कर रहा है, पूरा भारत के 28 में से 18 राज्य ऐसे हैं जो ऐसी नियोजन नीति बना चुकी है। तो झारखंड क्यों नहीं बनेगा भाई? झारखंड में क्यों नहीं बनेगा? और हम कहते हैं अगर प्राइवेट की नौकरियां हैं तो उन्हें 75% हमारे बच्चों को दिया जाए। क्या गलत मांग कर रहे हैं? अगर ऑफिसर का पोस्ट है तो उसमें 75% हमारे बच्चों को दिया जाए। क्या गलत मांग कर रहे हैं? ये गलत मांग नहीं है, ये जायज मांग है, ये संवैधानिक मांग है। तो ये हो गई स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात। मुद्दा हम लोगों ने 21 नीतियों को लेकर चला है, स्थानीय नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, खनन नीति और टोटल 21 नीतियों का। पर अभी हम 2 नीतियों का बात किए, अब एक नीति की बात करेंगे। दादा हमेशा से सवाल उठाते आ रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं कि बीसीसीएल का जो है कोयला खनन करेगा झरिया में, धनबाद में, बोकारो में, गिरिडीह में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? कोलकाता में। तो दादा एक चीज और जोड़ लीजिए, अभी बीसीसीएल ने कोल गैसिफिकेशन के लिए अभी कोल माइंस को अधिग्रहण कर रहा है। 2 प्रकार के माइंस होते हैं, एक होता है प्रोजेक्टिंग माइंस और दूसरा होता है अंडर माइंस। ई माइंस को 8 कोल माइंस को कोल गैसिफिकेशन के लिए दे दिया गया। इसका मुख्यालय कहां बनाया गया पता है आपको? झारसुगुड़ा उड़ीसा में बनाया जा रहा है। अभी बना नहीं है, इसका विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो कोलकाता की तरह बन जाएगा। हम लोग के यहाँ हमारे लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड में बने, धनबाद में बने। धनबाद में क्योंकि यहां से 8 कोल कंपनियां जा रही हैं कोल गैसिफिकेशन करने के लिए। यहाँ से मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसे गैस बनाए जाएंगे और बाहर सप्लाई किए जाएंगे। अरे धुआं का प्रदूषण हम झेलेंगे, लेड पोल्यूशन हमारा होगा, वाटर पोल्यूशन हमारा होगा, और हेडक्वार्टर जाके कहां बनेगा? उड़ीसा में। हाय दुर्भाग्य की बात। और एक चीज और हुआ है, जी किशन रेड्डी जी आए थे, आप लोग को लगा होगा कि केंद्रीय मंत्री आए हैं झारखंड को कुछ दे के जाएंगे। अरे नहीं रे बाबा, ना खेला हो लो, आपको देने नहीं आए, लेने आए थे। आज तक कोल माइंस का अधिग्रहण कितना था जानते हैं? 10 किलोमीटर तक, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 75 किलोमीटर तक। 3 चीजें होती है, एक होता है औद्योगिकरण और दूसरा होता है निजीकरण और तीसरा होता है उदारीकरण। निजीकरण कंपनियों को निजी हाथों में दे दिया गया। अब मतलब यह सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल कंपनियां यहां नहीं लीज लेंगी। लीज कौन लेगा? टाटा लेगा, अंबानी लेगा, प्राइवेट कंपनियां लेगी।
जमीन आपका जाएगा और आपको खटाएगा भी कितना में? 8,000 10,000 रुपया में। कितनी कंपनियां जानते हैं? टाटा आ गया है, आपका अंबानी आ गया है, अडानी आ गया है, और दायरा बढ़ा दिया कितना पता है? सबसे दुर्भाग्य की बात, आज तक कोल माइंस का जो अधिग्रहण का क्षमता था, अधिग्रहण करने का भूमि का, वो 10 किलोमीटर के रेडियस तक था, लेकिन इसको बढ़ा कितना दिया है मोदी सरकार ने पता है आपको? 75 किलोमीटर तक। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर इसको लीज लेती है तो धनबाद से कोड़ना शुरू करेगी, सीधे गिरिडीह तक खत्म। टाटा बाबा, झारखंड गया बाबा। ये तो दुर्भाग्य की बात है झारखंड का। अब थोड़ा सा झारखंड की स्थिति और परिस्थिति में बात करेंगे। स्थिति और परिस्थिति झारखंड का क्या है इससे समझिएगा। थोड़ा बजट और जीडीपी को समझना पड़ेगा। आज हमारा झारखंड का जीडीपी है 1 करोड़ 16 लाख 48 हजार, इतना इसका बजट है। और तेलंगाना का बजट जो 10 साल पहले जो राज्य अलग हुआ उसका बजट है 2 लाख 91 हजार। कितना डिफरेंस आप समझ लीजिए 10 सालों में। हमारा राज्य जो विकास कर रहा है 7.4% के दर से विकास कर रहा है, और तेलंगाना 13.94% के दर से विकास कर रहा है। हमारा राज्य कहां, आप सोच के देख लीजिए। बात करेंगे शिक्षा का, बहुत अच्छा तो अबुताओ ने बोला शिक्षा पर। अगर दुनिया चलेगी, शास्त्र भी कहते हैं कि विद्या विनय देती है, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आता है, पात्रता से नौकरी लगती है, नौकरी से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन यहां सबसे पहले विनय को ही खत्म कर दिया गया, विद्या को ही खत्म कर दिया गया। हर राज्य अपना जीडीपी का 25 से 30% खर्च करती है, लेकिन झारखंड कितना खर्च करती है पता है? 6%। आने तो बाल बच्चा अनपढ़ रहतो, गवार रहतो, अशिक्षित रहतो, तबे तो झंडा ढोतो, तबे तो कैडर बनतो। और हमारे युवा पीढ़ी की करतो, जब चुनाव के टाइम है तो तखन फल्ला पार्टी जिंदाबाद, लाल पार्टी जिंदाबाद, हरा पार्टी जिंदाबाद। अरे भैया काहे जिंदाबाद? जिंदाबाद तुम्हारे बाल बच्चा का कैसे होगा, जिंदाबाद तुम्हारे परिवार का कैसे होगा, ये सोचो। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अराइज awake and don't stop till the goal is achieved। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमारा गोल क्या हमें पता ही नहीं है। सब यहाँ आ रहे हैं, फल्ला मातो फल्ला जगह का विधायक, फल्ला मातो फल्ला जगह सांसद। अरे हमारा गोल ये नहीं था भाई। हमारा गोल था झारखंड को कैसे सजाए, कैसे संवारे, कैसे समेटे, ये हमारा गोल था। गोल हमारा था कि जैसे दादा लोग ने कहा एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें कहता है कि 30-35 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन झारखंड में 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। हमारे बच्चों पर हर साल कम से कम 19,000 रुपए खर्च करना चाहिए, झारखंड सरकार खर्च करती है 8,000 रुपए। कहां से पढ़ेगा हमारा बाल बच्चा? पढ़ेगा नहीं तो कहां से जाके सुंदर पिचाई जैसा गूगल का सीईओ बनेगा? कहां से सत नडेला बनेगा? नहीं बन पाएगा भाई। अगर कोई बनेगा तो शिक्षा से ही बनेगा, क्योंकि अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने भी कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, नया मिलेगा। अब तुमको शिक्षित ही होने नहीं देगा तो आप संघर्ष कहां से कीजिएगा? और संघर्ष नहीं कीजिएगा नया कहां से मिलेगा? सोचने वाला विषय है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर की दीदी, एक डॉक्टर दीदी बैठी हुई है यहाँ पर। हमारे यहाँ झारखंड में सबसे गिरा हुआ अगर व्यवस्था है तो हेल्थ सेक्टर की व्यवस्था है। आज हमारे पास 10,000 डॉक्टर पर एक इलाज की व्यवस्था है, 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि कम से कम 1,000 लोगों पर एक व्यक्ति होना चाहिए, 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपका मरे बिना कोई स्थिति नहीं। तीसरा मुद्दा है, क्योंकि ये युवाओं का है तो युवा लोग के लिए बात करना जरूरी है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट। झारखंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 12% से बढ़कर 18% हो गया। और ये कब हुआ है? 2019 में, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं बनी थी, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस समय यहाँ 12% बेरोजगारी दर था, आज बढ़कर 18% हो गया। 3.5 करोड़ आबादी का 18% निकालिए, 60 लाख युवा बेरोजगार। हम उनको कहां देंगे नौकरियां? ये सरकारें तो कह दी है कि हम आएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, खनन नीति बनाएंगे। अरे भैया तुम अपना मैनिफेस्टो ही तो बता लो, लेकिन नहीं किया सरकारों। तो हमें सबसे पहले लोगों को रोजगार कहां देंगे? हमारे पास देखिए, हमने कारण केवल कहा, सॉल्यूशन नहीं बताया। अब हम सॉल्यूशन बताएंगे। हमारे पास 2800 लिस्टेड कंपनियां हैं, 2800, जबकि उत्तराखंड हमारे साथ अलग हुआ, उसके पास 3,000 कंपनियां हो गई। हमारे साथ 36,000 कंपनियां हो गई, उसके पास 2,900 कंपनियां हो गई, लेकिन हमारे पास मात्र 2800 में अटक गए। अब इन कंपनियों की बात अभी छोड़ देते हैं, हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं।
कार्मिक विभाग की डाटा है कि हमारे पास 5.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, और सरकारी नौकरियां मिल क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमारे पास एक स्थानीय नीति, एक नियोजन नीति नहीं है। और जितनी भी नौकरियां निकलती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रहती है और वहां जाके फंस जाती है। सीजीएल का एग्जाम 10 सालों से अभी तक नहीं हुआ, जेपीएससी का एग्जाम 5 सालों से नहीं हुआ। हम बता देना चाहते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि मोतीलाल महतो जेपीएससी निकाला हुआ स्टूडेंट आज आपके पास भाषण दे रहा है। दुर्भाग्य की बात है। हम नहीं आते यहां पर, लेकिन हमें 5 साल पढ़ते कलम घिस गया। 2022 में एक एग्जाम देते हैं, वो भी पेपर लीक। इसके लिए तो झारखंड नहीं बनाए थे। जेटेट का एग्जाम 6 सालों से नहीं हुआ, और जितना भी वैकेंसियां होती हैं सब बाहर के लोग नौकरी लेके चले जाते हैं। जबकि अन्य राज्यों के अगर नियोजन नीति को पढ़ें तो वहां बैरिकेडिंग लगा हुआ है, वहां घोरना लगा हुआ है। और यहां अभी पीजीटी का वैकेंसी दिया, आप लोगों ने देखा होगा। पीजीटी के वैकेंसी में 70 से 75% बाहर के लोग घुस गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुई 113 पोस्ट में 72 को बाहर के लोग घुस गए। कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति हुई 29 पोस्ट में करीब 20 को लोग बाहर के लोग घुस गए। कनीय अभियंता की नियुक्ति हुई 617 पोस्ट में 400 लगभग बाहर के लोग घुस गए। तो हम यहाँ क्या तंबूरा बजाने के लिए झारखंड को लिए थे? झारखंड को इसलिए तो नहीं लिए थे। जब भी चुनाव आता है, दोस्त अपने में है, दोस्त अपने में है। हम जब भी चुनाव का टाइम आता है, हम लोग जात में, संप्रदाय में, धर्म में, लीग में, जातवाद में, धर्मवाद में, पूंजीवाद में बढ़ जाते हैं, और बाद में हम लोग वोट उसको नहीं देते जो एक अच्छा कैंडिडेट हो। आज हम घोषणा करना चाहते हैं कि पूरा झारखंड में जितना 14 लोकसभा है, 14 लोकसभा में जयराम महतो जैसा कोई कैंडिडेट नहीं था, कोई कैंडिडेट नहीं था। हम पूरा ऐलान करते हैं आपको। आज आपके कोल के मुद्दे, कोल गैसिफिकेशन के मुद्दे आज आपको लोकसभा में घुसते, पर कुछ लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, जिस कारण से आज जयराम महतो आपके पीछे बैठे हुए हैं। इसलिए जब भी चुनाव का टाइम आएगा, हरा झंडा लाल झंडा छोड़िए। अगर हमारी विचारधारा सही लगती है, हमारी नीति सही लगती है तो हमें साथ दीजिए। जयकारा लगाने की जरूरत नहीं है। जयराम महतो जिंदाबाद, मोतीलाल महतो जिंदाबाद, फरजान खान जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है। हम कोई मसीहा नहीं है जो हमारा जिंदाबाद कर रहे हैं। हम केवल आपको नीतियां बताने आए, आपके सिद्धांत बताने आए हैं। अगर आपकी लड़ाई है, ये नीति आपकी है, ये सिद्धांत आपकी है, तो हमारा समर्थन कीजिए, और एक बार समर्थन कीजिए। अगर हम नहीं बना पाए तो दूसरा बार उखाड़ के फेंक दीजिए, लेकिन एक बार जरूर समर्थन कीजिए आप। और बिना जातवाद में बटे, धर्मवाद में बटे, पूंजीवाद में बटे, परिवारवाद में बटे हुए इसे एक काम को करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने आंसू को भी देखा, बीजेपी को भी देखा और कांग्रेस को भी देखा। एक मुद्दा सबसे बड़ा आदिवासी भाइयों ने उठाया, सरना धर्म कोड का। सरना धर्म कोड पे बात करना जरूरी है। भाई, सरना धर्म कोड किसने लाया? हेमंत सोरेन की सरकार ने लाया। कब लाया? जब उसको बेरमो का चुनाव जीतना था और दुमका का चुनाव जीतना था, जहां से उसने सीटें छोड़ी थी। उन्होंने क्या किया, आपके साथ कैसा गेम किया है, आप लोग उससे सवाल पूछिए। 1 मिनट दादा, बहुत जरूरी बात है इसलिए बात कर देते हैं। मैं समझ रहा हूं कि समय का अभाव, लेकिन जानना जरूरी है कि महासम्मेलन हमारा इसीलिए बना हुआ है। दादा क्षमा चाहेंगे। तो अब तो 1 मिनट, तो उसमें क्या हुआ, राज्यपाल के जो मुद्दे हैं उन्होंने बिना राज्यपाल से परमिशन लिए, राज्यपाल को बिना प्रस्ताव भेजे ही सीधे केंद्र को भेज दिया। केंद्र ने सीधे रिजेक्ट कर दिया। आप लोगों ने कभी हेमंत सोरेन सरकार से कभी सवाल नहीं पूछा कि सरना धर्म कोड काहे नहीं लागू हुआ? कभी नहीं है। अब है कम्युनिकेशन गैप का मामला है। तो देखिए भैया, कम्युनिकेशन कैसे बनेगा। सो झारखंड में 3.5 लाख आबादी, 32,000 गांव, 4400 पंचायत, 264 प्रखंड। कम्युनिकेशन कैसे बनेगा? सबसे पहले कम्युनिकेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, सब पंचायत स्तर का जेबीकेएसएस का एक टीम होना चाहिए। पंचायत स्तर का, हम प्रखंड स्तर का बात नहीं किए हैं। पंचायत स्तर का टीम बनाइए, पंचायत स्तर का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, कम्युनिकेशन वहां से कीजिए। कोई भी मैसेज अगर पंचायत में बैठक करना हो तो पहले उसमें सूचना दीजिए, ताकि पूरा पंचायत के लोगों को जाएगा। उसके बाद जो भी लोग हमारे वहां पर नेतृत्व कर रहे हैं या जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं, हर बूथ तक जाइए और उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। और अगर आपसे सॉर्ट आउट होता है, सॉर्ट आउट कीजिए, और नहीं तो केंद्रीय पदाधिकारियों के पास भेजिए। ये कम्युनिकेशन करेंगे तब जाके हो पाएगा। अब अंतिम शब्द कहेंगे, दिनकर जी की एक कविता है। जब 1975 के दशक में इंदिरा जी ने